हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो में हम फिर से बात करेंगे जो हिमाचल प्रदेश पटवारी या फिर आने वाले जितने भी एग्जाम्स है, चाहे वो पंचायत सेक्रेटरी का हो या कोई भी एग्जाम हो, जेबीटी कमीशन हो, जेबीटी में कोई भी क्वेश्चंस, यानी कि ये क्वेश्चंस ऐसे रहने वाले हैं जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहने वाले हैं। यहाँ पर क्वेश्चन जब आप करेंगे आपका सारा का सारा चैप्टर जो है वो साथ साथ में रिवाइज होता रहेगा। और क्वेश्चंस करने से पहले आपको फिर से एक पेन पेपर लेके बैठना है, क्वेश्चंस खुद सोल्व करने हैं। नहीं होगा तो उसका सॉल्यूशन देखना। आपको कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछना। आपको कई सारे स्टूडेंट्स मैंने देखा है उसका आंसर भी कर रहे हैं। जो लास्ट क्वेश्चन होता है, मैं जो लास्ट वाला क्वेश्चन होता है हमेशा उसका मैं एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो और फिर से क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है द एंगल बिटवीन एनी टू साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 90 डिग्री। किसी भी पैरेललोग्राम के अंदर जो दो साइड्स है कोई भी, उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है और उनकी जो लेंथ है एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब होता है बगल वाली, एकदम जो जॉइंट होता है, इसे समांतर चतुर्भुज है, उसकी किन्हीं दो भुजाओं के बीच का कोण 90 डिग्री है। यदि आसन जो एकदम पास वाली भुजाएं होती है उनकी लंबाई 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जेबीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो मैं इसलिए कह रहा हूं किसी भी एग्जाम के लिए आपके लिए रिलेवेंट रहने वाले हैं, आपकी चीजें बहुत फायदे करेगी यहाँ पर। तो क्वेश्चन में कहा कि एक समांतर चतुर्भुज है। आपको पता है कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है, जब आमने सामने वाली जो भुजाएं हैं अगर वो पैरेलल होती है उसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। मान लीजिए मैंने दो साइड ले ली है ये वाली और ये दोनों पैरेलल है एक दूसरे के, लेकिन अगर किसी एक दो यहाँ पे एक तो साइड ये हो गई, अगर मुझे 90 डिग्री बनाना है तो एक साइड आपको ऐसे ही लेनी पड़ेगी, ये 90 डिग्री आपको लेनी पड़ेगी। लेकिन ये पैरेललोग्राम तब बनेगा जब ये साइड इसके पैरेलल हो और ये वाली जो साइड है इसके पैरेलल ही आपको दूसरे वाली खींचनी पड़ेगी ऐसे। और अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री ही होगा। और अगर दो एंगल 90 डिग्री हो गए हैं इसका मतलब बाकी दोनों भी 90 डिग्री ही होंगे। तो क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ ये रेक्टेंगल की बात की गई है। और मैं रेक्टेंगल क्यों कह रहा हूं, मैंने इसको स्क्वायर ही क्यों नहीं कहा, मैं ये आयत ही क्यों कह रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन में आगे कहा है कि इसकी जो भुजाएं हैं उनकी लंबाई है 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये 3 सेंटीमीटर है और ये 5 है। अगर ये वर्ग होता, अगर ये स्क्वायर होता तो इसकी चारों की चारों साइड्स इक्वल हो जानी थी। तो मैं आपसे कहूंगा यहां पर तो इसका एरिया कितना हो जाएगा वो देखेंगे। अभी इसका एरिया की बात करेंगे तो इसमें लंबाई गुना चौड़ाई हो जाएगा, 5 गुना 3 15 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है जी, बस आपको ना डायरेक्ट उसने ये नहीं कहा है कि एक रेक्टेंगल है, बस थोड़ी सी चीजें उसने घुमा दी है। ठीक है, पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसमें आमने सामने की जो साइड्स होगी वो पैरेलल होती है, तभी वो पैरेललोग्राम हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 14 सेंटीमीटर इफ द लेंथ ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क इज 11 सेंटीमीटर। इसका एक डायग्राम बनता है, मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं। जैसे सर्कल है हमारे पास, यहां से सेंटर से अगर एक रेडियस में यहां पर ले लेता हूं 14 सेंटीमीटर का, एक रेडियस मैंने ये ले लिया 14 सेंटीमीटर का, तो ये वाली जो लाइन है यहां से यहां तक, यहां से यहां तक की जो लाइन है ये वाली, इसको बोलते हैं आर्क, हिंदी में इसको चाप बोलते हैं। ये तो है आर्क, हिंदी में इसको बोलते हैं चाप। और ये जो पूरा ये वाला एरिया है ये वाला, इसको बोलते हैं सेक्टर, सेक्टर यानी कि त्रिज्या खंड। तो इन दोनों की जो मेजरमेंट होती है, चाहे आप आर्क की वैल्यू निकाले चाहे आप इस एरिया की वैल्यू निकाले, ये डिपेंड करती है इस वाले थीटा पे। लेकिन क्वेश्चन अगर आपको लेंथी नहीं करना है तो एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी यहां पर कि किसी भी सर्कल के अंदर, किसी भी सर्कल के अंदर अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि चाप और इस त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल होगा उसका एक रेशो होता है। जैसे इस सर्कल के अंदर ये वाली जो चाप है और इस त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल होगा इसका एक रिलेशन होता है, और वो रिलेशन होता है 1:r/2 का। 1:r/2 का मतलब है कि अगर चाप 1 यूनिट है तो इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो रेडियस का आधा हो जाएगा। और रेडियस तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, रेडियस है 14, तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूं 14/2। 14/2, 14/2 तो 7 हो जाएगा। हाँ, जिसको हम 7 लिख देते हैं। यानी कि इस चाप की लंबाई अगर 1 यूनिट है तो क्षेत्रफल जो आएगा इस क्षेत्र का, इस त्रिज्या खंड का, वो 7 आएगा। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि जो चाप है उसकी लंबाई है 11 सेंटीमीटर, तो इसकी वैल्यू 11 सेंटीमीटर है, तो इसमें मल्टीप्लाई हुई है 11 की, तो यहां पर इसका एरिया भी आएगा 11 × 7 स्क्वायर सेंटीमीटर करके आ जाएगा। तो यही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर रेडियस आपको दिया गया है क्वेश्चन में तो आपको θ/360 πr स्क्वायर, θ/360 2πr करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों से कैंसिल हो जाता है और रेशो बन जाता है। एक अच्छा सा रेशो होता है 1:r/2। अगर आर्क हमारी ये है तो इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो रेशो रहेगा यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चंस बड़ा आसान हो जाएगा अगर आपको ये वाला रेशो याद रहेगा तब। ये भी क्वेश्चन हमारा
आई थिंक इसमें हिंदी में कुछ हो रहा है, इंग्लिश में कुछ हो रहा है, हम इंग्लिश वाला देखेंगे, इसमें थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। ये वाला यहाँ से देखेंगे, ये वाला क्वेश्चन, इसकी वैल्यू बतानी है हमें, इसकी वैल्यू कितनी होगी। वैसे तो दोनों ऑप्शन में है, एक बार दोनों को कर लेते हैं। अगर इंग्लिश वाला करेंगे तो कितना आएगा भाई, देखिए एक बार। अगर मैं इसको करता हूँ, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि 1045, थोड़ी मिसप्रिंट हो गई यहाँ पर, 1045 डिग्री इंटू कोस 45 डिग्री, फिर इंटू है 1045 और मल्टीप्लाई में कोस 45 डिग्री। तो आपको थोड़ी सी वैल्यू याद होगी, साइन 0, 30, 45, 60, 90, ये कितना कितना होता है। तो 1045 होता है 1 इंटू कोस 45, ये 1/√2 होता है, मल्टीप्लाई, इस डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है। 1045 फिर से 1 है और इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो ये फिर से 1/√2 आएगा। तो 1 इंटू 1 तो कुछ नहीं होता, 1/√2 इंटू 1/√2 का मतलब होता है 1, ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर, नीचे √2 इंटू √2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो 1/2 को आप 0.5 भी लिख सकते हैं। अगर आप इंग्लिश के हिसाब से देखेंगे तो ये ऑप्शन हो जाएगा। अगर आप हिंदी में जाएंगे तो हिंदी का मतलब है सिर्फ आपको क्वेश्चन सिर्फ इतना करना था, ये वाला। आई थिंक आप समझ गए हो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ है। अगर सिर्फ इतनी वैल्यू निकालनी है तो आप कहेंगे इसकी वैल्यू 1 होती है और cos 45 होता है 1/√2, तब इसका ऑप्शन हो जाएगा 1/√2, यानी कि तब इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/√2। क्वेश्चन जैसे भी आएगा उस हिसाब से आप इसको कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है और इसने कहा है कि 2x² प्लस bx प्लस 8 इक्वल टू 0 के है। अगर इसके दो फैक्टर हमें दिया है, ये वाले कैन बी फैक्टराइज्ड एज दिस इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू क्या होगी। अगर ये फैक्टराइज कर दिया है तो इसका मतलब होता है कि अगर आपको ऐसे करके लिख दिया उसने कि 2x प्लस 4 और मल्टीप्लाई में कर दिया है x प्लस 2, और ये होता है उस वाली इक्वेशन के बराबर में, यानी कि ये बराबर होना चाहिए 2x² प्लस bx प्लस 8 के। तो अगर इसकी थोड़ी सी अंदर मल्टीप्लाई करते तो थोड़ा सा अपना रूप ले लेगी कि नहीं ले लेगी, यानी कि पहले हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x में x की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x², फिर इस 2x की इस 2 में भी मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा 2x में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x हो जाएगा, फिर प्लस है। अब इसकी इसमें करेंगे तो 4 में x की मल्टीप्लाई करेंगे फिर से 4x आएगा, प्लस अब इसमें इसकी भी करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 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 और 4 दूनी 8, और ये बराबर होना चाहिए 2x² प्लस bx और प्लस 8 के। थोड़ा सा स्कोर सोल्व करेंगे तो लिख सकते हैं 2x² प्लस 4 और 4 8x प्लस 8, और ये इक्वल टू है 2x² प्लस bx प्लस 8 के। तो 2x² से 2x² कट जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा और इस x से x कट जाएगा, तो 8 बराबर आ जाएगा b। तो b की वैल्यू हम कह सकते हैं कितनी होगी, b की वैल्यू 8 होगी। बस आपको क्या करना है, अंदर मल्टीप्लाई करनी है, b की वैल्यू को कंपेयर कर लेना है, आंसर आ जाना है। इतना कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, काटने वाटने की जरूरत नहीं है, बस b को कंपेयर कर लेंगे, b की जगह पे क्या आना चाहिए वही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटर ट्रायंगल विद साइड 2 सेंटीमीटर। ये जेबीटी कमीशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन में है कुछ नहीं, लेकिन अगर आपको इक्विलेटर ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला नहीं आता है, क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा। आपको हर एक ट्रायंगल का एरिया आपको आना चाहिए। जैसे इक्विलेटर ट्रायंगल का एरिया √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया b/4 4² माइनस b²। अगर स्केलर ट्रायंगल है तो हीरोन्स फॉर्मूला स्क्वायर रूट के अंदर s इंटू a s माइनस b s माइनस c ऐसे आएगा। अगर आपको दो साइड दी है, उनके बीच का एंगल दिया है तो 1/2 इंटू ए बी इंटू साइन थीटा के नाम से आएगा, ठीक है। अगर आपको इन रेडियस दिया है तो रेडियस इंटू, यानी कि रेडियस इन रेडियस इंटू s बराबर होता है एरिया के। अगर आपको सर्कम रेडियस दिया तो a इंटू बी इंटू सी डिवाइड में 4r। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले आपको आने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन इनको कर पाएंगे। इसने कहा कि आप एरिया बताइए समबाहु त्रिभुज का, तो समबाहु त्रिभुज का अगर आपको एरिया निकालना होता है तो इसका फॉर्मूला होता है √3/4 और इंटू साइड जो भी आपको दी गई होगी उसका स्क्वायर। तो साइड हमें क्वेश्चन में दी है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर भुजा है, तो हम कहेंगे कि इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो आएगा √3/4 इंटू, और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो √3/4 और 2 का स्क्वायर फिर से 4 आ जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो इस त्रिभुज का जो एरिया आएगा, जो क्षेत्रफल आएगा वो हो जाएगा √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा कि इन द गिवन डेटा सेट 10 12 15 17 19 22 25 27 30 32 अगर 2 नंबर और ऐड कर ले 18 और 21 तो नया मीडियन क्या होगा। पहले हमें मीडियन का पता होना चाहिए कि भाई मीडियन क्या होता है। अगर मैं आपके सामने कुछ नंबर लिख रहा हूं 5, फिर मैंने लिख दिया 7, फिर मैंने लिख दिया 9 और फिर मैंने लिख दिया 10 और एक मैंने लिख दिया 11, ठीक है। या फिर दूसरा नंबर लिख लेते हैं, यहां पे मैंने लिख दिया 3 और यहां पे मैंने लिख दिया 2। अगर मुझे इन नंबर्स का मीडियन निकालना है तो या तो आप इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है कि सबसे पहले अगर मैं 2 लिख लेता हूं, उसके बाद फिर 3 आएगा, उसके बाद 5 आएगा, उसके बाद 7 आएगा और उसके बाद 9 आएगा,
ठीक है, हमने क्या कर लिया, बढ़ते हुए क्रम में लिख लिया। जो नंबर बीच में होगा वही उनका मीडियन होगा, जो नंबर बीच में होगा वही उनका मीडियन होगा। यानी कि 5 नंबर थे, 5 में से 2 मैंने इधर कर दिए, 2 इधर कर दिए, जो बीच में नंबर बचा वही इनका मीडियन होगा। लेकिन थोड़ी सी दिक्कत तब होती है अगर ये नंबर इवन हो, जैसे मैं कह रहा हूं कि 1, 7 और 3 और 8 ऐसे लिखा। अगर मेरे पास 4 ही नंबर है तो पहले तो मैं इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लूंगा, 1, 3, 7 और 8। अब इसमें से मैं बीच वाला नंबर कैसे निकालूं, 2 इधर हो गए, 2 इधर हो गए, बीच में तो कुछ बचा ही नहीं। तो आप क्या करेंगे, इनके बीच वाली वैल्यू निकाल लेंगे, 3 और 7 का एवरेज निकाल देंगे। एवरेज का मतलब 3 और 7 और बटे में 2, तो 7 और 3 10, 10 का आधा करेंगे 5। तो इन चारों संख्याओं का जो मीडियन आएगा वो आएगा 5। अगर आपकी विषम संख्याएं हैं तो विषम संख्याएं का मतलब होता है कि जो बीच में 2 वैल्यू बच गई है उनके भी बीच वैल्यू निकाल दीजिए। अब क्वेश्चन में अगर आप ये देखें कितनी वैल्यू है, यहां पर इसमें वैल्यू दी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 12, 11 12, 12 वैल्यू है। इसका मतलब 6 इधर हो जाएगी और 6 इधर हो जाएगी, तो बीच में तो कुछ बचा ही नहीं। इसका मतलब जो छठी और 7वें नंबर की जो वैल्यू होगी उनके बीच वाली जो वैल्यू होगी वो मीडियन होगा। तो आप क्या करेंगे, इनको बढ़ते हुए क्रम में लिख देंगे, यहीं पर ही, बार बार नहीं लिखेंगे, शॉर्ट करेंगे। बढ़ते हुए क्रम में अगर मैं लिखूंगा तो सबसे पहले नंबर मुझे 10 दिखेगा, 10। उसके बाद 11 कहीं पे है नहीं तो हम लिखूंगा 12 लिखेंगे। 12 के बाद 13, 13 कहीं पे है नहीं है, तो उसके बाद 13 के बाद 14 भी नहीं है तो हम 15 लिख देंगे। 15 के बाद कहीं 16 दिख रहा है, 16 भी नहीं है तो 17 लिख लेंगे। 17 के बाद 18, हाँ ये रहा 18 है तो 18 ऐड तो किया है। 18 के बाद 19 भी है, ये रहा यहाँ पर 19 है तो 19 भी लिख देते हैं, 19 है। 20 है कहीं पे, 20 कहीं पे नहीं है। 21, ये रहा 21 तो 21 भी लिख दिया। उसके बाद क्या आएगा, 22 आएगा, यहाँ पर है 22 तो 22 भी लिख लेते हैं। लेकिन हम सारी वैल्यू क्यों लिखे, हमें तो छठी और 7वें नंबर की जो वैल्यू होगी उसके बीच वाली वैल्यू निकालनी है। तो छठी वैल्यू कौन सी, 1 2 3 4 5 6 और ये 7वीं, तो इन दोनों के बीच की जो वैल्यू होगी वही इन पूरी सीक्वेंस का, इस पूरे नंबर्स का, पूरे डेटा का मीडियन होगा। तो 19 और 21 का अगर टोटल निकालेंगे और उसका एवरेज निकालेंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो ये 40 हो जाएगा। 40 का आधा कितना जाएगा, 20। या फिर ये कह सकते हैं कि इनके बीच वाली वैल्यू कितनी है, 20 है। तो इस क्वेश्चन का आंसर, इन सब डेटा का जो मीडियन आएगा वो 20 आ जाएगा। सारे डेटा को एक सीक्वेंस में लिखेंगे, बीच वाली वैल्यू निकालनी है। अगर ये विषम है तब तो बहुत आसान होता है, 5 इधर कर दी, 5 इधर कर दी, बीच में बच गया, क्योंकि 11 थी टोटल। लेकिन अगर 12 है तो 6 इधर करेंगे, 6 इधर करेंगे, 6 इधर कर दी, 6 इधर कर दी, अब बीच में बचा क्या, कुछ भी नहीं। तो इसका मतलब छठी और 7वीं के बीच वाली वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ पर। आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। इसने कहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक समकोण वृत्ताकार शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, टोटल कर्व सरफेस एरिया। तो टोटल कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल कर्व सरफेस एरिया होता है टोटल सरफेस एरिया पूछे ना, कर्व टोटल यानी कि टीएस है ना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। हाँ, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो आप कहेंगे पाई आर एल तो होता है कर्व सरफेस एरिया, इसमें एक नीचे वाला सर्कल और जोड़ देंगे यानी कि पाई आर स्क्वायर। पाई आर एल होता है शंकु के चारों तरफ का कर्व सरफेस एरिया और इसमें पाई आर और जोड़ देंगे। लेकिन शंकु आपने देखा होगा, यहाँ पर ये वैल्यू देखो जो दिया है वो लिख देता हूँ। ये हमारे पास एक शंकु है, ये वाला, इसका रेडियस कितना है, ये रेडियस है 6 सेंटीमीटर और इसकी जो हाइट है, ये हाइट है कितनी, 8। लेकिन जब हम इसका कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं, कर्व सरफेस एरिया निकलता है पाई आर एल से। एल होती है ये तिरछी वाली, स्लैंट वाली हाइट, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट, तिरछी ऊंचाई। तो इसकी वैल्यू भी आपको निकालनी पड़ती है यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगा करके। अगर आप यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इस वाले त्रिभुज के अंदर, ये वाला, तो आप कहेंगे एक साइड 6 है, ये 8 है, तो ये 10 होगा। कैसे, 3 4 5 एक ट्रिपलेट्स होता है, या फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाएंगे कि 6 का स्क्वायर प्लस इस वाली हाइट का स्क्वायर और ये बराबर होगा एल का स्क्वायर, तो ये जाएगा 36 प्लस 64 बराबर एल का स्क्वायर, तो एल बराबर हो जाएगा 100, एल स्क्वायर 100, तो एल बराबर हो जाएगा 10 के। यहां से एल की वैल्यू आपको 10 लेनी है तो आंसर आ गया बस, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी कि नीचे वाला भी आपको लेना होता है। इसको अगर कॉमन लूंगा तो ये बनेगा पाई आर और एल प्लस आर, ठीक है। अब पाई आर की वैल्यू रख देते हैं, पाई की जगह मैंने लिख दिया 22/7, रेडियस कितना है, 6 है। एल प्लस आर, एल की वैल्यू 10 और प्लस आर की वैल्यू कितनी, फिर से 6 है। तो आंसर आ गया 22/7 इंटू 6
और इंटू 16, 10 में 6 जोड़ के 16, ये आंसर हो गया बस। अब देखो ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर थोड़े दूर दूर है, 150 है, 100 है, 75 है, 301.71 है। मैंने क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छेड़ी, जेबीटी कमीशन का क्वेश्चन है, तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे देखेंगे कि लगभग लगभग 7 से लगभग लगभग ये 3 बार कट जाएगा, हालांकि 3.1 कुछ ऐसा आता है, 3.14, तो मैं इसको अभी अप्रोक्स के लिए 3 ही ले लेता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, 3 गुना 6 18, और 18, या फिर ऐसे कर लेते हैं कि इसको 3 को 3 ही रख लेता हूँ। ये कितना था, 16 था। 16 में अगर 6 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 96 आएगा, और 96 में 3 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 गुना 6 18, और ये 288। 288 से थोड़ा ज्यादा आंसर आएगा क्योंकि मैंने इसको सिर्फ 3 लिखा हुआ है, तो 288 से थोड़ा सा ज्यादा आंसर हमारे पास 301.71 है। एग्जैक्ट आंसर नहीं निकालना है, इसलिए ऑप्शन थोड़े दूर दूर दिए हुए हैं, एग्जैक्ट वैल्यू पे आपको नहीं जाना है, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूं, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, जैसे कौन है ना, कौन टोटल सरफेस एरिया होता है कि चारों तरफ का एरिया, नीचे का और ऊपर का भी एरिया। अब शंकु में तो ऊपर कौन होता है, ऊपर का कोई एरिया नहीं होता है, तो आपको पाई आर एल निकालना है, जो कि ये पाई आर एल होता है, और नीचे वाला सर्कल भी इसमें जोड़ना पड़ेगा क्योंकि उसने टोटल पूछा है। तो नीचे का एरिया, सॉरी कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, ये नीचे जो सर्किल बना है ये वाला सर्कल, इसका भी क्षेत्रफल आपको जोड़ना होता है, या फिर याद रखना ये इसका फॉर्मूला होता है, बस खत्म बात। ये फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कॉन, बस एल की वैल्यू आपको पाइथागोरस करके निकालनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद ए है, पहला पद का मतलब होता है ए की वैल्यू कितनी है, 2 है, और सार्व अंतर होता है डी, डिफरेंस, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 3 है। तो इसने कहा कि 10वां पद बताइए। कोई भी पद होता है तो उसको कैसे निकालते हैं, अगर 10वां पद निकालना है इसका मतलब a + 9d होता है। 10वां पद होता है a + n-1 इंटू डी। तो इसे 15वां पद निकालना है तो उसको लिखेंगे a + 14d। अगर 21वां पद निकालना है तो हम कहेंगे a + 20d, ठीक है, n-1 इंटू डी। तो बस वैल्यू रखनी है, a की वैल्यू कितनी रखनी है, 2, प्लस 9 की जगह 9 ही रहेगा, और d की वैल्यू रख देंगे 3, तो 9 गुना 3, तो 2 + 27, 9 गुना 3 27, तो इसका आंसर हो जाएगा 29। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। a + 9d की वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह सबसे छोटी संख्या आप ज्ञात कीजिए जिसे 90 को गुणा करें और एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। पूर्ण घन कौन सी संख्या होती है आपको ये पता होना चाहिए। कोई भी एक क्यूब वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होती है, वो क्यूब वैल्यू a⁴ इंटू b⁴ इंटू c⁴ कुछ इस फॉर्मेट में होती है, इस फॉर्मेट में होती है। मतलब जैसे मैं कब से कह रहा हूं कि मैंने 27 लिखा तो 27 को आप 3⁵ लिखेंगे, ठीक है। यानी कि अगर मैं ऐसा नंबर लिख रहा हूं आप कहेंगे 2⁵ इंटू 3⁵, ये भी किसी का घन होगा, हाँ जी, क्योंकि पावर 3 है तो ये 6 का क्यूब हो जाएगा, 2 गुना 3 6, और ये 6 का क्यूब हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, या तो आप ऑप्शन से कर लीजिए या फिर क्या कर लीजिए, 90 के फैक्टर कर लीजिए। 90 को आप कैसे लिख सकते हैं, आप कहेंगे 2⁵1 होता है, 3⁵2 होता है, और 5⁵1 होता है। 9 दूनी 18, 18 पंजे 90। तो इसमें से आपको किसी की भी पावर 3 नहीं दिख रही है। देखो अगर आपको किसी भी नंबर को क्यूब में लिखना है तो आप मेरी बात को समझिए, हर एक नंबर की पावर 3 होनी चाहिए, तभी वो किसी का क्यूब बनेगा। ये आप अपने आप चीजों को समझने की कोशिश करिए, क्लास नहीं है, मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं, आपको पता होना चाहिए। कैसे करेंगे, आप देखेंगे यहां पर इसकी वैल्यू भी 3 नहीं है तो इसको 3 बनाना पड़ेगा, इसको 3 बनाना पड़ेगा। तो किसकी जरूरत पड़ रही है, आपको पड़ रही है 2⁵2 की, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाएगी। इसको भी आपको 3 बनाना है तो आपको जरूरत पड़ी है 3⁵1 की। इसको भी 3 बनाना है तो आपको जरूरत पड़ेगी 5⁵2 की, यानी कि आपको इसकी गुणा करने की जरूरत पड़ेगी। जितनी ये वैल्यू होगी ये इसमें गुणा होना चाहिए था। तो ये कितना आ गया, ये होता है 4, और 4 × 12, और 12 में 25 की गुणा कर देंगे, 25 × 4 100 × 3 300। तो हम कहेंगे कि इसमें 300 की गुणा होनी चाहिए थी। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। 90 में 300 की गुणा करेंगे तो आपका एक ऐसा नंबर आएगा जो किसी का क्यूब होगा। बात समझ में आई। ऐसे स्क्वायर में भी होता है, स्क्वायर में सबकी पावर 2 होती है। जब हम चैप्टर वाइज या कंसेप्ट वाइज करेंगे तब मैं आपको बाकी और चीजें समझा दूंगा। ये वाला क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। इसने कहा है कि एक डिलीवरी ड्रोन है, जैसे यहाँ पे ड्रोन है, यहाँ पर उड़ रहा है वो, तो एक बिंदु से उड़ के कहीं बिंदु पर पहुंचा है ऐसे, तो इसने कितनी दूरी तय की है, सीधी रेखा में उड़ा है ये, तो न्यूनतम कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। ये वाले पॉइंट कितने हैं, ये वाले पॉइंट है 3 और 5,
और ये वाले पॉइंट है 8 और 9, 8 और 9 है। तो आपको अगर किसी भी दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस अगर निकालनी है तो ध्यान रखेंगे, इसको हम लिख देंगे कितना, इसको लिखेंगे x1 और ये है y1, और ये वाले जो पॉइंट है इसको बोलते हैं x2 और y2। किसी भी दो पॉइंट का अगर आपको डिफरेंस निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है क्या, स्क्वायर रूट के अंदर x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और बात खत्म। अगर मुझे इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट की डिफरेंस निकालनी है, डिफरेंस निकालना है, इसका दूरी निकालनी है, तो आगे आंसर यहां पर डी वैल्यू में डिफरेंस बराबर हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर हो जाएगा किसका, x2 की जगह क्या लिखेंगे, x2 की जगह था 8 और x1 की जगह है 3, तो 8 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा 5, तो ये 5 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 9 में से 5 घटाएंगे 4, तो ये 4 का स्क्वायर। तो आप यहां पे देखेंगे ये 25 हो गया है और ये कितना हो गया 16, तो 25 और 16 जुड़ करके आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 41। अब ये ऑप्शन में भी हो सकता था, स्क्वायर रूट के अंदर 41 भी ऑप्शन में हो सकता था, लेकिन ऑप्शन में ऐसा कुछ है नहीं। तो आप मुझे बताइए इसकी वैल्यू किसके आसपास की होगी, ये 36 से ज्यादा है और 49 से कम है। मैं 36 क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 6 का स्क्वायर रूट 41 जो है ये 6 के स्क्वायर, यानी कि 36 से ज्यादा है 49 से कम है, 49 मतलब 7 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू जो है 6 और 7 के बीच की वैल्यू है। 36 और 49 के बीच में जितनी भी वैल्यू होगी वो सारी 6 और 7 के बीच की वैल्यू होगी, तो 6 और 7 के बीच की वैल्यू का मतलब हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अप्रोक्स 6.4 यूनिट्स। ठीक है, तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन। ये किसी भी एग्जाम को अगर आप दे रहे हैं, चाहे पंचायत हो, पटवारी हो, कुछ भी हो, आप हर एक के लिए करेंगे। और आगे आने वाली जो क्लासेज होने वाली है उसमें मैं, जैसे अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, एक चैप्टर में हम क्लास के अंदर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे, कंसेप्ट वाइज भी, चैप्टर वाइज भी, और प्रैक्टिस भी चलती रहेगी साथ साथ में। ठीक है, तो बहुत सारा काम चला हुआ है। वीडियो कैसी लगी है शेयर करना, इसको बताना कमेंट बॉक्स में, और आगे अगर आपको ऐसी वीडियो देखनी है तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।